if vector A equals 4i cap plus 3j cap and vector B are टू वेक्टर्स, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स है और दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे का, परपेंडिकुलर टू एच अदर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है इन द एक्स वाई प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन। फाइंड ऑल वेक्टर्स in the same plane having projection one unit and two units, and two units along vector A and vector B respectively. ठीक है, देखो दो ही कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर्स आई कैप और जे कैप। इसका मतलब कि तुम्हारा क्या, ये जो वेक्टर है वो मेरा केवल एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि इसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं। तब ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस हो गया। वेक्टर ए कितना है, 4i कैप और 3j कैप। ठीक है, ये है वेक्टर ए।
कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट है ना। देखो बोलता है कि इस वेक्टर ए का परपेंडिकुलर, तो इस वेक्टर ए का परपेंडिकुलर इसका टेल पे एक दूसरा लाइन ले, तो ऐसा बहुत सारा देखो, तो ये जो एल शेप का ऐसा स्ट्रक्चर है ये भी परपेंडिकुलर, इसको घुमाते जाओ देखो तो बोर्ड के बाहर भी तो होगा, ये एल स्ट्रक्चर है तो इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, इसको जैसे भी घुमाओ। तो ऐसा इन्फिनाइट वेक्टर्स होगा जो कि किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। जैसे कि ये एल स्ट्रक्चर हो गया, ये देखो एंगल 90 डिग्री होगा, इसको तुम क्या इस लाइन के अबाउट रख के इसको घुमाते जाओ तो क्या ये एंगल बदलेगा? एल स्ट्रक्चर का तो एंगल नहीं बदलेगा, तो 90 डिग्री रहेगा। देखो तो ये वाला यहीं पे और ये इसको घुमाते जाओ तो ये भी अभी भी 90 है, अभी भी 90, जबकि इसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो किसी वेक्टर का इन्फिनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया? फाइंड द ऑल वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, इसी एक्स वाई प्लेन में। तो सेम प्लेन में केवल 2 ही वेक्टर इसका हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि इसी प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करें जो कि इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो। तो देखो ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि क्या है? वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। तो बताओ ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? टेल अगर ये लेते एक इधर वेक्टर ले तो ये भी ए के परपेंडिकुलर होगा, और इस लाइन के नीचे तरफ भी वेक्टर ले तो ये भी तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। बस यही होगा कि ये वाला वेक्टर ऊपर की तरफ होगा तो ये वाला वेक्टर नीचे की तरफ होगा, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। और इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो नेगेटिव वेक्टर बोल सकता है, या बोल सकता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स हुआ। तो इस प्लेन में केवल क्या एक इस लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर एक जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसके टेल से एक ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं वेक्टर और एक नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। तो इसके प्लेन में केवल 2 ही वेक्टर मिलेगा। अब प्लेन में अगर नहीं बोलता तब तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स मिल जाता, बहुत सारा वेक्टर मिलता है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर। देखो तो ये एक्स वाई प्लेन में है, इसका 2 कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। तो बताओ इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? तो वेक्टर ए के अलोंग जो यूनिट वेक्टर अगर ए कैप बोले तो ए कैप इज इक्वल टू लिखेंगे वेक्टर ए डिवाइडेड विद देयर मैग्नीट्यूड। अब बताओ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? तो मैग्नीट्यूड जो है मेरा वेक्टर ए का अंडर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट है इसका। तो वेक्टर ए के अलोंग जो मेरा यूनिट वेक्टर हो गया वो कितना हो गया? 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब देखो सेम प्लेन में अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है, केवल अगर 2 ही कंपोनेंट हो तो एक बड़ा आसान तरीका है ना। कैसे? इन दोनों का कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर दो। आई का कोफिशिएंट कितना है? आई का कोफिशिएंट जो है वो 3 है, सॉरी 4 है, और जे का कोफिशिएंट 3 है। तो इसे 3i कैप कर दो, इधर 4j कैप कर दो, ठीक है। और दोनों में से किसी एक का साइन बदल देना है, या तो इसका साइन बदल दो या इसका साइन बदल दो, किसी एक का साइन बदल दो, ठीक है ना। तो देखो इसका साइन बदलते हैं अगर इसका, तो ये हो गया एक वेक्टर, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। इसे अगर हम लोग क्या बोले, इसे हम लोग बोले b1 वेक्टर। देख लो डॉट प्रोडक्ट करके चेक कर लो है कि नहीं। a डॉट b अगर करोगे तो देखो तो ये दोनों i सिमिलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 - 3 प्लस उसी तरह से 3 × 4, 0 आ ना गया।
तो जब भी अगर वेक्टर के पास अगर दो ही कंपोनेंट हो, या तो आई जे हो या जे के हो या के आई हो, ठीक है। अगर दो ही कंपोनेंट है तो वेक्टर यानी कि या ये जैसे कि यहाँ पे आई जे है तो ये एक्स वाई प्लेन में है। अगर जे के होता तो वो बाई जेड प्लेन में होता। अगर के आई होता केवल तो वो जेड एक्स प्लेन में होता है। तो यहाँ पे ये केवल एक्स वाई प्लेन में है। तो जब ये एक्स वाई प्लेन में ये वेक्टर है तो इसी प्लेन में इसका परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो कैसे मिल जाएगा, तो दोनों का कोफिशिएंट को केवल आपस में इंटरचेंज कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, और क्या करना, साइन बदलना है, दोनों में से किसी एक का बदलना है। तो इसका हम बदल दिए, देखो तो ये -3 कर दिए, तो ये परपेंडिकुलर, तो वेक्टर ए या वेक्टर बी परपेंडिकुलर, वेक्टर b1 परपेंडिकुलर है। उसी तरह से, ठीक है ना। एंड ऑल्सो कोई ऐसे भी अगर इसका साइन ना बदले, 3 का नहीं बदल के 4 का साइन बदल दे, तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 3 आई कैप -4 जे कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 का बदला था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, 4 का साइन बदले, आपस में इंटरचेंज किए। देखो इसको यहाँ कर दिए और इसको जे वाला कोफिशिएंट को आई के साथ कर दिए और इसका साइन बदल दिए। तो देखो इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट लो, क्या मिल जाएगा, ए डॉट b2, चेक करो कितना है। तो सिमिलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया 4 × 3 है ना, प्लस कितना 3 × -4, ये भी 0 है। इसका मतलब कि कंपोनेंट को आपस में इंटरचेंज करके उसका किसी एक का साइन बदलना, दोनों का नहीं, किसी एक का साइन बदल देने से जो नया वेक्टर मिलता है वो पहला वाला वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी तुम्हारा b1 भी वेक्टर ए का परपेंडिकुलर है। इसमें हम लोग 3 का साइन बदले और इसमें हम लोग 3 का नहीं 4 का बदले, तो ये b2 भी तुम्हारा क्या वेक्टर ए का परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो तो -1, तो ये क्या हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आई कैप और ये +4 से -4 जे कैप, यानी दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होना भी चाहिए। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो नेगेटिव वेक्टर होगा, और ये भी इसका परपेंडिकुलर, ये भी। तो मुझे तो यूनिट वेक्टर चाहिए ना। तो देखो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है। केवल कंपोनेंट को आपस में इंटरचेंज किए तो उससे मैग्नीट्यूड तो नहीं ना बदलेगा। तो ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो b1 का भी मैग्नीट्यूड 5 होगा, b2 का भी मैग्नीट्यूड 5 होगा। तो ऊपर की तरफ यूनिट वेक्टर जो मिलेगा इस लाइन के अलोंग, देखो इधर साइड यूनिट वेक्टर जो मिलेगा इस लाइन के अलोंग, इसको हम लोग अगर b1 कैप बोले, b1 कैप, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में b2 कैप, तो b1 कैप कितना होगा, तो b1 कैप यानी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर जो मेरा वेक्टर है और उसका यूनिट वेक्टर मेरा कितना है, तो वेक्टर b1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो वेक्टर b1 कितना, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 5, और ये जस्ट इसका अपोजिट वेक्टर है ना, केवल इसमें माइनस क्या हो गया, जैसे कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप दिखाता है तो नेगेटिव एक्स का कौन दिखाता है, उसका नेगेटिव माइनस आई कैप। बाई का जे कैप दिखाता है तो इसका कौन दिखाता है, माइनस जे कैप। तो उसी तरह इसका डायरेक्शन b1 कैप है तो b2 कैप मेरा क्या होगा, b2 कैप क्या होगा, इसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो b2 कैप मेरा कितना होगा, b2 कैप इज इक्वल टू जो होगा माइनस ऑफ b1 कैप, यानी कि कितना 3 आई कैप -4 जे कैप अपॉन 5। तो वो बोल रहा है कि वेक्टर बी, वेक्टर सी बताओ, फाइंड ऑल वेक्टर्स इन द सेम प्लेन हैविंग द प्रोजेक्शन 1 यूनिट एंड 2 यूनिट। ए के अलॉन्ग 1 यूनिट है उसका प्रोजेक्शन, यानी कि इधर जो है 1 यूनिट लेना है, ये कितना है 1 यूनिट,
और इसके अलॉन्ग कितना लेना, 2 यूनिट, इसका ट्वाइस, ये जितना लिए, ठीक है ना। देखो ये लगभग एक मार्कर के पेन के साइज के बराबर लिए, तो 1 और ये 2 ट्वाइस, यहाँ ये हो गया 2 यूनिट का। ए के अलॉन्ग कितना लेना है कंपोनेंट, 1 यूनिट अलॉन्ग ए और 2 यूनिट अलॉन्ग बी, बी के अलॉन्ग 2 यूनिट लेना है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा यानी कि वेक्टर सी हुआ। देखो ये कैसे, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, देखो तो ये वेक्टर ए के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करें और यहाँ से हम लोग वेक्टर ए के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा मिलेगा टर्म, तो कॉमन टेल से जो डायगोनल जा रहा है, तो चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो जब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का एडजेसेंट साइड लेते हुए अगर हम लोग बनाएंगे पैरेललोग्राम, तो वो पैरेललोग्राम क्या बनेगा, रेक्टेंगल। तब यहाँ पे यही मेरा हो गया वेक्टर सी, और ये वेक्टर सी जो है ये वेक्टर C1, इसका जब हम लोग ब्रेक करेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, तो वेक्टर ए के अलॉन्ग ये कितना देगा, 1 यूनिट, और वेक्टर बी के अलॉन्ग तुम्हारा कितना देगा, 2 यूनिट। तो वेक्टर सी कितना लिखोगे, द वेक्टर C1 इज, तो वेक्टर C1 क्या हो जाएगा, देखो तो इसके पहले भी क्या बोलते हैं, जब किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जब हम लोग ब्रेक करते हैं, तो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो समेशन होगा वो वेक्टर खुद होगा C, यानी कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कौन होगा, C, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो इसको तुम कितना लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड तो इधर साइड 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट आपकी, और साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन भी तो इसका चाहिए, है ना। तो बताओ इसका डायरेक्शन कौन है, तो इसका डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर देगा जो कि वेक्टर ए के अलॉन्ग होगा, और वेक्टर ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मेरा कितना है, ए कैप, प्लस उसी तरह से इधर साइड इसका कितना है मैग्नीट्यूड 2, और ये किसके अलॉन्ग है, बी के अलॉन्ग है, B1 के अलॉन्ग है, और इसका डायरेक्शन कौन देगा, B1 कैप इंटू B1 कैप। हम लोग किसी भी वेक्टर को क्या लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को लिखते हैं प्रोजेक्टेड लेंथ इंटू यूनिट, उसका तुम्हारा क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर सी जो है तुम्हारा ये वेक्टर, इसको चलो ओ कर देते हैं, यहाँ पे फीट ऑफ परपेंडिकुलर को हम लोग एम कर देते हैं, ठीक है, ये ऑरिजिन ले लिए हैं। यहाँ पे फीट ऑफ परपेंडिकुलर को हम लोग तुम्हारा N1 कर दिए हैं। तो C1 वेक्टर मेरा क्या होगा, C1 जो वेक्टर होगा इसको लिख सकते हैं OM वेक्टर प्लस ON1 वेक्टर। और OM वेक्टर क्या है, तो OM वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो OM का मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन कौन है, ए कैप। उसी तरह से ON1 वेक्टर, तो ON1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 और डायरेक्शन कौन है, B1 कैप। तो देखो तो यहाँ से ये कितना है, ये ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5 प्लस 2। अब बताओ B1 कैप, B1 के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मेरा कितना है, तो माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन कितना 5। सॉल्व कर ले, देखो तो 5 नीचे कॉमन आ जाएगा ना,
-6 और 4 -2 आई कैप +4 यानी कि 8 + 3 कितना हो गया 11 जे कैप। तो एक वेक्टर तो जो C1 हो गया, ठीक है ना, और C1 मेरा क्या हो गया, इसका प्रोजेक्टेड लेंथ वेक्टर A के अलॉन्ग 1 यूनिट आएगा और इसका प्रोजेक्टेड लेंथ तुम्हारा क्या हो गया A के परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि तुम्हारा ON तुम्हारा क्या इस वेक्टर B के अलॉन्ग तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 यूनिट आ जाएगा। अब एक दूसरा वेक्टर भी है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो हो सकता है एक वेक्टर C, इधर तुम्हारा 1 यूनिट ले ले और ऊपर 2 यूनिट ना लेके नीचे 2 यूनिट ले ले, इधर साइड क्या कर दे 2 यूनिट इस साइड ले ले, तो 1 यूनिट और एक और ले लिए ये 2 यूनिट यहां से यहां, इसे N2 कर दे, ये हो गया कितना, ये हो गया 2 यूनिट का। A के परपेंडिकुलर बोला है ना, तो A के परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, A के परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है, बस मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, थोड़ी बोला कि ऊपर के तरफ ही केवल A के परपेंडिकुलर। तो एक इधर भी पॉसिबल, इधर भी 2 यूनिट का ले सकते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू पैराग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ये वेक्टर जो हुआ OM और ON2 का परपेंडिकुलर क्या, तो यहां से हम लोग क्या करें, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें ON2 के, उसी तरह से यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें हम लोग किसके OM के। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया वेक्टर C2, ये हुआ C2 वेक्टर जिसका कि प्रोजेक्टेड लेंथ, देखो इसका प्रोजेक्टेड लेंथ तुम्हारा वेक्टर A के डायरेक्शन में कितना आएगा 1 यूनिट ही आएगा, कितना आएगा 1 यूनिट, यही ना बोल रहा है 1 यूनिट अलॉन्ग वेक्टर A के अलॉन्ग 1 यूनिट। और देखो C2 का तुम्हारा क्या हो गया, A के परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ तुम्हारा 2 यूनिट आ रहा है, अब बोल रहा है 2 यूनिट अलॉन्ग वेक्टर B। अब वेक्टर B मेरा नीचे भी हो सकता है क्योंकि इस प्लेन में तुम्हारा इस वेक्टर A के परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो गया, ये लाइन है, और इस लाइन से देखो तो इसका टेल से एक ऊपर की तरफ भी वेक्टर हो सकता है, एक नीचे की तरफ भी। तो दूसरा वेक्टर मेरा C क्या हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का 2 आंसर पॉसिबल है और C2 वेक्टर क्या हो जाएगा, द वेक्टर C2। तो C2 को हम लोग बोलेंगे, देखो ये वेक्टर C2 ये क्या है, इसका और इसका रिजल्टेंट है। तो वेक्टर C2 जो है वो OM वेक्टर है ना पैराग्राम लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग, और ON2 वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट। तो OM कितना है, तो OM का मैग्नीट्यूड है 1 और ये किसके अलॉन्ग है OM, तो वेक्टर A के अलॉन्ग है, तो 1 × A कैप। उसी तरह से ON2 कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 और ये किसके अलॉन्ग है, ये B2 कैप के अलॉन्ग है, B2 कैप। अब B2 कैप क्या है, ऊपर वाला का जस्ट अपोजिट वेक्टर है, ये है B2 कैप। तो देखो तो A कैप कितना है, A कैप है 4i कैप + 3j कैप अपॉन 5 × 2। और B2 कितना है, तो B2 कैप जो है 3i कैप -4j कैप अपॉन 5 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें, डिनोमिनेटर है 5, ये हो गया 4 + 6 10i कैप और -8 और +3 -5 j कैप। तो देयरफॉर C2 वेक्टर जो हो गया
वो 2i कैप माइनस जे कैप। इसलिए इस क्वेश्चन का दो दो आंसर पॉसिबल है, चूंकि जो वेक्टर जो ए का दो दो परपेंडिकुलर वेक्टर सेम प्लेन में होगा। एक वेक्टर v1 होगा, इस तुम्हारा क्या गया यानी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन पे एक वेक्टर v1 ऊपर के तरफ होगा जो कि ए के परपेंडिकुलर होगा, दूसरा वेक्टर v2 होगा जो कि ए के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यानी कि एक जो तुम्हारा ए का परपेंडिकुलर वेक्टर जो मेरा होगा वो तुम्हारा कितना होगा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा वो -3i कैप प्लस 4j कैप और 5 से डिवाइड कर दिए तो ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट नीचे के तरफ होगा, और दूसरा कितना 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5। कहने का मतलब इन दोनों ए का वेक्टर का परपेंडिकुलर जब वेक्टर निकालना, देखो इस ए कैप का परपेंडिकुलर निकालना तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, केवल क्या करना है इसका कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है ना। आई का कोफिशिएंट को जे में डाल देना, जे का कोफिशिएंट को आई में। देखो तो 4 को डाल दिए यहाँ पे, 3 को डाल दिए यहाँ पे, और किसी एक का साइन बदलना है तो यहाँ पे मैंने 3 का साइन बदला है, तो ये दोनों ए कैप और v1 कैप परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हम लोग दूसरा टाइम क्या किए हैं कि इसमें 3 का ना बदल के इसमें देखो 4 का हम लोग बदले हैं साइन, 3 को नहीं बदले, दोनों में से किसी एक ही का बदलना है। अगर दोनों बदल दोगे तो फिर परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बदले, तो यानी कि इसका परपेंडिकुलर ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर ये भी है और इसका परपेंडिकुलर ये भी, ये दो हो गया इसके प्लेन में परपेंडिकुलर वेक्टर। इसलिए मेरा सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर जो है उसका प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे 1 यूनिट है और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर पे 2 यूनिट है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर तो एक ऊपर की तरफ भी है, एक नीचे की तरफ भी है। तो ऊपर की तरफ अगर लेंगे तो ये सी वेक्टर मेरा C1 हो जाएगा, और नीचे की तरफ परपेंडिकुलर वेक्टर अगर लेंगे तो जो मेरा सी वेक्टर होगा वो C2 होगा। इसलिए आंसर C1 भी होगा और आंसर C2 भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से इस वीडियो को देखना, बार बार 2 बार 3 बार देखना, अच्छे से समझने का कोशिश करना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केवल कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, if vector A, B, C are unit vectors, then वेक्टर A माइनस वेक्टर B का स्क्वायर प्लस
वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर डज नॉट exceed फोर, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 6। ठीक है, सोचो कैसे करोगे। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में भी बताए थे, जैसे कि कोई अगर लिखा कि वेक्टर आई कैप स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वेक्टर का सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, तो ये कितना, ये तो 1 हो जाता था ना, चूंकि ये तो यूनिट वेक्टर का स्क्वायर है। तो उसी तरह से अगर तुम्हारा ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है कि वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब होता है वेक्टर ए डॉट विथ वेक्टर ए, यानी कि, और ये कितना हो गया a इंटू ए, और दोनों चूंकि वेक्टर ए है तो दोनों का बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर ए तो दोनों तो पैरेलल हो जाएगा तो एंगल 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर के स्क्वायर का मतलब है कि वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट, खुद के वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वही चीज हुआ। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर का मतलब होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट विथ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये होता है इसका मीनिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला से पहले इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करो, तो क्या लिखोगे ए डॉट ए, फिर ए को बी के साथ डॉट करो माइनस ए डॉट बी, अब बी को इसके साथ डॉट करो तो माइनस बी डॉट ए, और माइनस माइनस प्लस, अब प्लस बी डॉट बी। अब ए डॉट ए का मतलब क्या है, ए डॉट ए का मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर, है ना। उसी तरह से बी डॉट बी बी स्क्वायर, और ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या बोले कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसे माइनस ऑफ 2 ए डॉट बी इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर कितना होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। इसको ये मत लिख देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए बी, इसको अगर लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी तो गलत हो जाएगा। कितना होता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी होता है। ठीक है, तो देखो तो ऊपर से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उससे हम लोग प्रोसीड करें। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर, और वेक्टर सी और माइनस ऑफ वेक्टर ए मॉड स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया
कि दिस टर्म इज इक्वल्स, पहला वाला टर्म कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। दूसरा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी डॉट सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी डॉट ए। अब देखो ए स्क्वायर रिपीट कर रहा है, बी स्क्वायर रिपीट कर रहा है, सी स्क्वायर रिपीट कर रहा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 कॉमन हो गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, अब ये सब यूनिट वेक्टर ए बी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का स्क्वायर, ये तो ये हो गया 2, और ये वाला टर्म है 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये भी तुम्हारा कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो ये हो गया 6 माइनस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब इसे रिलेशन नंबर 1 रखें, अब इसके आगे का स्टेप हम लोग करें, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जानते हैं देखो, तो ये पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद आया, होता है ना। तो यहाँ पे उसी तरह से वेक्टर का समेशन का स्क्वायर जो हो जाएगा, सिमिलरली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बस यहाँ पे यही होगा, चूंकि यहाँ पे ये वेक्टर है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, अभी हम लोग निकाले थे ना, जैसे a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हुआ था, बीच में हम लोग -2 ए डॉट बी लिखे थे, तो यहाँ पे उसी तरह से 2 ये हो जाएगा ए डॉट बी। ए बी के जगह पे क्या लिखोगे, ए डॉट बी, बी सी के जगह पे बी डॉट सी, और सी ए के जगह पे सी डॉट ए। ठीक है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है,
अब वो यहाँ से कैलकुलेट होगा। अब ये देखो, ये तीनों तो यूनिट वेक्टर ए बी सी, अगर तीनों सेम डायरेक्शन में हुआ तो हम लोग जानते हैं तब इसका रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में अगर होता है दो वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है ए प्लस बी, और अपोजिट होता है तो मिनिमम होता है कितना, मॉड ए माइनस बी। तो तीन वेक्टर भी अगर तीनों सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। अगर तीनों क्लोज स्ट्रक्चर बना दिए तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम क्या, जीरो। जीरो से नीचे मैग्नीट्यूड नहीं ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता है। तो ये बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ये a b c तीनों का रिजल्टेंट है। ये तीनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तीनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा a b c, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि इसका मैक्सिमम जो हो जाएगा मैग्नीट्यूड वो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अगर तीनों क्लोज स्ट्रक्चर बना लिया, ए बी सी मिलकर क्लोज स्ट्रक्चर बना सकता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो इसका मिनिमम वैल्यू जीरो होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा। तो देखो यहाँ से उसके बाद क्या लिखेंगे, डैट इज, यानी कि ये वाला टर्म से और इसका वैल्यू तो 3 हो गया ना, इसको 3 को तुम्हारा 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू रेंज करेगा 0 से 9 के बीच में, कुछ भी इसका वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तब यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, देयरफॉर टू a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो। तीन वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों क्लोज लूप बनाएगा तब जीरो होगा, और क्लोज लूप नहीं बनाएगा तो जीरो से हमेशा बड़ा होगा। अब मैक्सिमम क्या होगा, जब तीनों का वैल्यू तीनों पैरेलल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, 1 1 1 तीनों का है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 का स्क्वायर, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 9। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये तो फिक्स है 1, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 1 1 1, ये तो 3 है। a प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c स्क्वायर माइनस 3। तो जब ये 0 इसका वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू -3 आ जाएगा, और जब इसका वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, इसका वैल्यू जब तुम्हारा तीनों अगर पैरेलल हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 तो 6 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसका वैल्यू -3, जब ये 0 होगा तो -3 मिलेगा। तो ये जो होगा -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 6। क्यों 6, जब तीनों पैरेलल हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6। तो मुझे तो वैल्यू कितना चाहिए इसका, अब मुझे ये कितना, इसको माइनस कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि क्या आ जाएगा,
हम 6 माइनस इतना करें, इसका वैल्यू -3 से 6 के बीच में रेंज कर रहा है, तब ये बताओ इसमें दोनों तरफ सब में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 3। अब माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटीज़ का सिंबल बदल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 से बड़ा तुम्हारा कितना, जैसे फॉर एग्जांपल 3 से बड़ा तुम्हारा कौन है, 5 है ना, लेकिन दोनों तरफ माइनस लगा दो, -3 और -5। अब कौन बड़ा होगा, तो -3 ना 5 से बड़ा होता है, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो माइनस तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया -2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, और ये क्या इधर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -6। तीनों में माइनस, यहाँ माइनस किए तो प्लस, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब क्या करो कि अब 6 देखो ऐड कर दो, यहाँ पे 6 माइनस इतना है ना, तो 6 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, ये 9। ठीक है, सॉरी इनइक्वालिटी बदल गया ना, यहाँ पर भी चेंज हो गया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों जगह इक्वालिटी चेंज कर दिए। तो 9 से लेस देन इक्वल टू होगा कितना, एक्चुअली 6 ऐड कर दिए, अब इतना में 6 ऐड कर दिए, तो यानी कि 6 यहाँ पे ऐड किए तो तीनों में 6 ऐड कर दिए, तो 3 + 6 9, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 - 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, और 6 इधर भी ऐड कर दिए तो 6 - 6 ये क्या हो गया 0, तीनों में 6 ऐड कर दिए, तो 6 ऐड किए तो 6 माइनस इतना आ गया, तो इधर भी 6 ऐड किए तो कितना हो गया 3 + 6 9, इधर भी 6 ऐड किए तो 0। तो अब यही ना मुझे चाहिए था, वो आ ना गया यहाँ पे, इसका मतलब इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है, 9 से 0, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 9 होगा। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, देयरफॉर इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 9। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डज नॉट एक्सीड, तो किससे एक्सीड नहीं करेगा, 9 से एक्सीड नहीं करेगा, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c - a का स्क्वायर डज नॉट एक्सीड 9। ये 9 से इसका वैल्यू एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 से 9 के बीच में ही कोई वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन,
the value of C so that for all real x the vectors C x I cap minus 6 j cap प्लस 3k कैप कॉमा एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 cx k कैप makes an obtuse angle. R पहला ऑप्शन है C लेस देन 0 के लिए, सेकंड ऑप्शन है C 0 से 4/3 में लाई करेगा, थर्ड ऑप्शन है -4/3 से C बड़ा होगा 0 से लेस देन होगा, मतलब -4/3 से 0 के बीच में लाई करेगा, और फोर्थ है C जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहले भी बोले थे जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं यानी कि ए बी, ठीक है ना, जब डॉट प्रोडक्ट क्या लिखते हैं ए डॉट बी इक्वल टू लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कॉस थीटा क्या बोलते हैं, वेक्टर ए डॉट विथ वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही ना। तो पहले भी बताते हैं दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर एक्यूट होता है तो कॉस थीटा वैल्यू क्या आता है पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 90 के लिए क्या होता है कॉस पॉजिटिव, और 90 के लिए कॉस का वैल्यू 0 होता है, और 90 से 180 के लिए कॉस का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि जब दो वेक्टर का, ठीक है ना, बीच में एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो कॉस तुम्हारा 90 से 180 के लिए यानी नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मेरा क्या होगा नेगेटिव। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो एंगल वेक्टर के बीच में एक्यूट होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब मेरा 0 होता है तो एंगल दो वेक्टर के बीच में क्या होता है 90 डिग्री होता है, और जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो एंगल दो वेक्टर के बीच का क्या होता है ऑब्ट्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ सी सो डैट फॉर ऑल रियल एक्स के सारे वैल्यू के लिए तुम्हारा क्या होगा एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए। तो देखो ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसका इसका और इसका, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मेरा क्या होना चाहिए लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया सी एक्स आई कैप -6j कैप अब +3k कैप डॉट विथ एक्स आई कैप +2j कैप
प्लस 2cx के कैप, ये लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस है। तो सिमिलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? cx इंटू एक्स, सी एक्स स्क्वायर -6 और -2 -12 और 3 इंटू 2cx यानी कि कितना हो गया? +6cx, ये लेस देन 0। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। एक्स स्क्वायर में क्या? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन cx स्क्वायर +6cx -12 इज लेस देन 0। तो ये x के किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा नेगेटिव मिलेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कब? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। और साथ में तुम्हारा क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो लिखो, यानी कि दिस इज possible for x belongs to real number if कब? एक तो तुम्हारा क्या हो गया? c लेस देन 0 हो एंड ऑल्सो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि कैपिटल D भी लेस देन 0 हो, यानी कि कोई इसका रियल सोल्यूशन ना हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल सोल्यूशन नहीं होता है तब उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो वो ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगा चाहे एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है ना। तो अब ये तो पहला एक चीज़ हो गया कि तुम्हारा क्या हो गया? c लेस देन 0 होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? ये हुआ एक इक्वेशन। एंड ऑल्सो साथ में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? इसका मतलब d स्क्वायर भी, दिस इंप्लाइज डैट और d जो होता है यानी कि b स्क्वायर, ठीक है ना, -4ac। हम लोग यही ना लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट को -4ac। अब बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 6c ना। इसका मतलब ये क्या हो गया? 6c -4, ए कितना है यहाँ पे? c, और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -12। ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। यानी कि डैट इज, ये हो गया 36c स्क्वायर +48c लेस देन 0। कॉमन क्या हो जाएगा? 12 कॉमन हो जाएगा तो 3c स्क्वायर +4c लेस देन 0। तो यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से एक c कॉमन कर लिए हम लोग और ये जो आ गया 3c +4 लेस देन 0। तो इसका दो सॉल्यूशन है। तो साइन स्कीम देखो, तो एक इसका रूट क्या है? एक रूट इसका 0 है, एक रूट कितना? -4/3 और एक रूट कितना है? 0। इधर ये +∞ तक और इधर ये -∞ तक, ठीक है। अब देखो c का वैल्यू अगर 1 से बड़ा पुट, अगर 0 से बड़ा पुट करें कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कि 0 से अगर c का वैल्यू बड़ा हो तो ये पॉजिटिव,
अब दोनों रूट्स 1 टाइम्स आ रहा, ऑड टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए अल्टरनेट साइन से करेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव, यानी -∞ से -4/3 के लिए पॉजिटिव होगा, -4/3 से 0 के लिए नेगेटिव होगा और 0 से इन्फिनिटी के लिए पॉजिटिव। तो मेरा तो ये क्या बोल रहा है, ये हमेशा नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव होना चाहिए ना। इसका मतलब सी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, -4/3 से 0 के बीच में लाई करना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से क्या मिला, देयरफॉर ये -4/3 से c बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, सेकंड। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को कंबाइंड कर ले, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइंड करने से क्या मिल रहा है, c जो हो रहा है -4/3 से 0 के बीच में लाई करेगा, यानी कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। सी का वैल्यू जब -4/3 से 0 के बीच में लाई करेगा तो x के किसी भी वैल्यू के लिए, x का कोई भी वैल्यू लेंगे, इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। तो ठीक है डियर, आज के लिए इतना ही, और डॉट प्रोडक्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर।